गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक थर्ड विनिमय दर, विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के बारे में चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में विनिमय दर के अर्थ के बारे में अध्ययन करते हुए विनिमय दर का निर्धारण देखा गया था चित्र के द्वारा। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विनिमय दर से क्या आशय है एवं इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। आज बात करेंगे विनिमय दर के निर्धारण का अध्ययन मुख्यतः 2 दशाओं के अधीन किया जाता है। जो विनिमय दर का निर्धारण है, इन निर्धारण को करने की 2 दशाएं होती है। एक तो होती है स्वर्णमान या रजतमान, सोना या चांदी की विधि जब प्रचलित हो, और दूसरा है आपका जब 2 देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान का प्रचलन हो। तो आप सबसे पहले फर्स्ट जो है उसको लिखिए, जब स्वर्णमान का चलन हो, यानी विनिमय दर के निर्धारण में 2 पद्धतियों को या 2 विधियों को या 2 दशाओं के अधीन किया जाता है। जब देशों में स्वर्णमान का चलन हो या स्वर्णमान प्रचलित हो, यहाँ पर 2 देश कर लेना। जब 2 देशों में स्वर्णमान प्रचलित हो, कहने का मतलब जब 2 देशों के बीच व्यापार किया जा रहा है तो हम जिन वस्तुओं का आयात और निर्यात कर रहे हैं, उन आयात और निर्यात के बदले में दोनों देशों को सोना प्राप्त हो जाता था और कोई भी देश उसे लेने से मना नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उस समय स्वर्णमान ही प्रचलन में था सभी देशों में। सेकंड की बात करते हैं, जब 2 देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का चलन हो। जब 2 देशों में अपरिवर्तनीय कल भी बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, जिस देश की करेंसी में परिवर्तन ना हो। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का चलन हो। इन दोनों ही दशाओं में विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत यदि दोनों देशों में स्वर्णमान, फर्स्ट की बात कर रही हूं मैं, यदि दोनों देशों में जो कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, आपस में स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना रखी है, तो दोनों देशों में यदि स्वर्णमान प्रचलित हो या रजतमान हो, रजतमान का मतलब है चांदी पर अगर आधारित हो, तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण दोनों मुद्राओं की समानता के द्वारा होगा। जो दोनों देशों में जो मुद्रा की समानता होगी उसके आधार पर होता है। इसी कारण से स्वर्ण या रजतमान में विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है, उस सिद्धांत को टंकण मूल्य समता सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे? टंकण मूल्य समता सिद्धांत। अगर दोनों देशों में जो विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है वो स्वर्णमान या रजतमान के आधार पर होता है, तो उसे टंकण समता सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा जब 2 देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो उसे क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहा जाएगा। क्या कहेंगे? क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहा जाता है। कहने का मतलब यदि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा तो उसे क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाएगा, और यदि
है। विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं तो विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित 3 मुख्य सिद्धांत है, उनके नाम आप लिख लीजिए। फर्स्ट है, पहले थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, विनिमय दर के निर्धारण के मुख्य सिद्धांत निम्नांकित है। इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है आपका, जो है आपका वो है टंक समता सिद्धांत या टकसाली भी बोल सकते हैं, टकसाली या टंक समता सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होगा, जब दोनों देशों में स्वर्ण के आधार पर आयात और निर्यात का भुगतान किया जाता है तो वो आपका टकसाली या टंक समता सिद्धांत कहलाएगा। सेकंड होगा आपका क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि दोनों देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के आधार पर जब इन विनिमय दर का निर्धारण किया जाएगा तो वो आपका क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन सिद्धांत। भुगतान संतुलन सिद्धांत अधिकतर एग्जाम में क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि काफी महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, और टकसाली या जो भुगतान संतुलन सिद्धांत है उसमें छोटे या रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टंक समता सिद्धांत में अपन सिर्फ जानकारी के लिए कि टंक समता सिद्धांत किसे कहते हैं, अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर सको उस हिसाब से करेंगे। इसको आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी ठीक समझो। इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे टंक समता सिद्धांत जो कि विनिमय दर के निर्धारण के बारे में किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टंक समता सिद्धांत या टकसाली सिद्धांत जो है इसके बारे में छोटा सा देख लेते हैं। हेडिंग डालिए टंक समता सिद्धांत। टंक समता सिद्धांत या टकसाली सिद्धांत जिसको बोलेंगे, बात एक ही है। टंक समता सिद्धांत 2 देशों की मुद्राओं में, क्योंकि जो व्यापार होगा दोनों देशों में होगा, तो 2 देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे टंक समता दर अथवा विनिमय की टकसाल दर कहते हैं। इसमें आप लिख लीजिए 2 देशों की मुद्राओं में 2 देशों की मुद्राओं में 2 देशों की मुद्राओं में स्वर्ण के आधार पर, क्योंकि आपको पहले बता दिया, पहले स्वर्ण मान का प्रचलन था तो कोई भी देश को वस्तुओं को आयात और निर्यात करने में दिक्कत नहीं होती थी। जो
की कर दो यहाँ पर, स्वर्णमान की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विनिमय दर, जो विनिमय दर, जो विनिमय दर निर्धारित, जो विनिमय दर निर्धारित होती है, उसे टन समता दर, उसे टन समता दर अथवा विनिमय की टकसाली, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया टन क्षमता को टकसाली भी बोलेंगे। टकसाल दर या टकसाली, कुछ भी हो, टकसाल बोलो ज्यादा ठीक रहेगा। टकसाल दर कहते हैं। तो आपसे अगर टन क्षमता सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप यही लिखोगे कि दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है, जो विनिमय दर निर्धारित होती है, उसे टन क्षमता दर अथवा विनिमय की टकसाल दर कहते हैं। यह आपकी टन क्षमता दर की परिभाषा है, या टन क्षमता सिद्धांत की परिभाषा है। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्वर्णमान के अंतर्गत, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, टन क्षमता सिद्धांत में स्वर्णमान या रजतमान के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर एक देश की मौद्रिक इकाई में शुद्ध स्वर्ण, स्वर्ण भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध। तो शुद्ध स्वर्ण की मात्रा की दूसरे देश की शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के साथ तुलना करके निकाली जाती है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंतर्गत या स्वर्णमान के अंतर्गत कंटिन्यू स्वर्णमान के अंतर्गत, क्योंकि टकसाली समता सिद्धांत या टन समता सिद्धांत में स्वर्णमान या रजतमान ही प्रचलित था। तो इसके अंतर्गत स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर एक देश की मौद्रिक इकाई, विनिमय दर, विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। विनिमय दर एक देश की मौद्रिक इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक, और मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा के रूप में। तो मौद्रिक इकाई में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा, मौद्रिक इकाई में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा दूसरे देश की शुद्ध स्वर्ण की, क्यों? क्योंकि दोनों देशों का जो स्वर्ण में लेन देन हो रहा है, जो विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है, उन दोनों देशों का स्वर्ण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो दोनों देशों की, दूसरे देश की मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा, शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के साथ तुलना की जाती है, तुलना की जाती है स्वर्णमान विधि के अंतर्गत या स्वर्णमान के अंतर्गत या टन समता दर के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? विनिमय दर
फिर विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत एक अर्थशास्त्री जो कि हैबर्डर है, उनके द्वारा भी टन क्षमता सिद्धांत की या टन क्षमता दर की परिभाषा दी गई है, उसके बारे में लिखेंगे। तो आप इसको एक बार या तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हैबर्डर जो कि अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, या मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। लिखिए, हैबर्डर के अनुसार, हैबर्डर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री में नाम आता है इनका। हैबर्डर के अनुसार एक्चुअली क्या होता है, जब आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और जब अपन उसको साधारण वाली परिभाषा या उसके बारे में बताते हैं और उसके साथ में अगर आपने एक अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई परिभाषा बता दी, तो आपका आंसर थोड़ा सा सॉलिड यानी कि अच्छा हो जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, 2 स्वर्ण मान वाले देशों के बीच इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, 2 स्वर्ण मान वाले देशों के बीच, 2 स्वर्ण मान वाले देशों के बीच विनिमय दर, उनकी विनिमय दर, उनकी हैबर्डर क्या बोलते हैं, 2 स्वर्णमान, यानी कि जिन 2 देशों में व्यापार हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उन दोनों में स्वर्णमान प्रचलन में होना चाहिए, तभी व्यापार किया जा सकता है। तो हैबर्डर कहते हैं कि 2 स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दर, उनकी मुद्राओं की, उनकी मुद्राओं की खरीदने की शक्ति, उनकी मुद्राओं की खरीदने की शक्ति के समानता खरीदने की शक्ति के समानता के आधार पर तय की जाती है। ये प्रोफेसर हैबर्डर के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर बाद में आपको इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड करनी है। तय की जाती है या प्राप्त की जाती है, कुछ भी कर सकते हो आप। इस प्रकार हैबर्डर के अनुसार 2 स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दर, उनकी मुद्राओं की खरीदने की शक्ति के समानता के आधार पर प्राप्त की जाती है या तय की जाती है। इस प्रकार टन क्षमता दर की परिभाषा हैबर्डर जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दी गई है। आप भी इस परिभाषा को जो है एग्जाम में दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। टन क्षमता सिद्धांत के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि 2 देशों के बीच में जो स्वर्णमान के अंतर्गत दोनों देशों की मुद्राओं की शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है या विनिमय दर जो निर्धारित होती है वो उसके अंतर्गत होती है। दोनों देशों में जो स्वर्ण होगा वो स्वर्ण कैसा होगा, शुद्ध होगा। इसके अलावा हैबर्डर कहते हैं 2 स्वर्णमान वाले देशों के बीच में विनिमय दर उनकी मुद्राओं की खरीदने की शक्ति के समानता के आधार पर। कहने का मतलब है उस देश में स्वर्ण की खरीदने की जो इकाई है, जो मुद्रा देनी पड़ेगी वो किस आधार पर देनी होगी, तो दोनों
मुद्रा के अधीन विनिमय दर का निर्धारण, वो क्रय शक्ति समता सिद्धांत इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये किसके अंतर्गत आता है? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के अधीन विनिमय दर का जो निर्धारण होता है उसे क्रय शक्ति समता सिद्धांत भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में। तो उस अवधि में स्वर्णमान जो कि चलन में था, उस स्वर्णमान के समाप्त हो जाने के बाद बहुत से देशों में पत्र मुद्रामान अपना लिया। पहले सभी देशों के द्वारा स्वर्णमान ही चलन में था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इस युद्ध के बाद सभी देशों ने अपनी अपनी पत्र मुद्रा को चलन में ले लिया, जिससे यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो गया। अब जब सब देशों की अलग अलग करेंसी हो गई, सब देशों की अलग अलग पत्र मुद्रा हो गई, जिसको कागजी मुद्रा भी बोला जाता है, कि अपरिवर्तनशील कागजी मान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। पहले तो किसी भी देश के साथ व्यापार हो रहा था तो उसमें लेन देन में कोई समस्या नहीं आती थी, क्योंकि जो भी भुगतान किया जाता था वो किस में किया जाता था? सोने में किया जाता था, स्वर्ण में किया जाता था। लेकिन जब स्वर्णमान वाली विधि या स्वर्णमान वाली जो पद्धति है वो समाप्त हो गई और जब सभी देशों ने अपनी अपनी पत्र मुद्रा को अपना लिया, तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या से संबंधित ये समस्या सामने आने लगी कि अब जो है किस प्रकार से अपरिवर्तनशील कागजी मांग वाले देशों में विनिमय दर का जो निर्धारण होगा वो किस प्रकार से होगा। जब दो राष्ट्र अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिस देश की जो मुद्रा है उस देश की वही मुद्रा में ही आपको भुगतान करना होगा। अगर आप अपने देश की मुद्रा में भुगतान कर रहे हो तो वो भुगतान वह देश प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करोगे तो किस आधार पर करोगे? ये आधार होगा आपका विनिमय दर के निर्धारण के आधार पर। जैसे कि $1 बराबर 60 रुपए है, या $1 बराबर 65 रुपए है, या $1 बराबर वर्तमान में 73 रुपए 68 पैसे है, तो ये विनिमय दर का जो निर्धारण हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है? विनिमय दर का निर्धारण आपको मैंने कल बता दिया था, मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कटान बिंदु से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि जब दो राष्ट्र अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पर आधारित हो, कि भारत रुपए पर, अमेरिका डॉलर में, भारत रुपए में, और अगर बात करते हैं रूस की तो रूबल में। इसके अलावा बहुत सारी मुद्राएं हैं, पौंड है, येन है, टका है, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दो राष्ट्र अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पर आधारित होते हैं तो उनके मध्य जो विनिमय दर का निर्धारण होगा कि कितनी मुद्रा देकर वो करेंसी प्राप्त की जा सकती है। कौन सी करेंसी? विदेशी मुद्रा। इसका निर्धारण उनकी आंतरिक क्रय शक्ति, आंतरिक क्रय शक्ति का मतलब होता है अपने देश के अंदर खरीदने की क्रय शक्ति को ही आंतरिक क्रय शक्ति बोलते हैं। क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करता है क्रय शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत। कहने का मतलब आपके देश की मुद्रा जो कि आपके देश में प्रचलन में है, तो उस देश की मुद्रा देश के अंदर जो उसकी आंतरिक क्रय शक्ति है उसके भागफल के आधार पर क्रय शक्ति
समता सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण होता है। यदि एक राष्ट्र में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कब बढ़ती है? खरीदने की शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है? खरीदने की शक्ति। तो मुद्रा की खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है तो उसकी विनिमय दर क्या होगी? घट जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। कल मैंने आपको ये बताया था कि मांग वक्र को स्थिर रखकर और पूर्ति को जब बढ़ा दिया जाता है तो विनिमय की दर घट जाती है। कहने का मतलब हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब ये होता है। जैसे $1 बराबर अगर आप 75 रुपए या 70 रुपए भुगतान कर रहे हो, अगर $1 बराबर हम 60 रुपए या 65 रुपए करते हैं, इसका मतलब हमारी मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई, क्रय शक्ति बढ़ गई और विनिमय दर घट गई। जहां हम 65 रुपए दे रहे थे उसकी जगह हम क्या देंगे? 60 रुपए ही देंगे। कल चित्र के द्वारा मैंने आपको बता दिया था। एक में मैंने आपको मांग वक्र को स्थिर रखकर पूर्ति में परिवर्तन करके बताया था और दूसरे में पूर्ति को जो है स्थिर रख के मांग में परिवर्तन करके विनिमय दर का घटना और बढ़ना दोनों ही उस डायग्राम में आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि यदि एक राष्ट्र में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है तो उसकी विनिमय दर घटेगी। इस प्रकार विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की समानता पर निर्भर करती है या निर्भर करेगी। अल्पकाल में, जो कि कम समय से संबंधित होता है, तो अल्पकाल में अनेक आर्थिक कारणों से उच्चावचन आते रहते हैं। उच्चावचन अर्थव्यवस्था में या व्यापार चक्र में जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है उसको उच्चावचन बोला जाता है। तो अल्पकाल में यानी जो तेजी और मंदी की स्थिति भी आएगी तो ये दीर्घकाल के लिए नहीं होती है, ये अल्पकाल के लिए होती है। तो अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव आते हैं या जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है, परंतु अगर दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल में उसकी प्रवृत्ति क्रय शक्ति द्वारा ही सीमित हो जाने की रहती है। क्रय शक्ति का मतलब खरीदने की शक्ति के द्वारा ही सीमित रहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि दीर्घकाल में या दीर्घकाल तक कीमतें ना तो बढ़ती है ना कीमतें घटती है। कीमतों में जो उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार चक्र में जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है वो अल्पकाल के लिए आती है और एक समय के बाद वो वापस कैसी हो जाती है? स्थिर या लमसम उसके बराबर हो जाती है। इस सिद्धांत जो कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन व्हीटले ने। जॉन व्हीटले ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी इसे शुरुआत करने का जो क्रेडिट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? जॉन व्हीटले को। इन्होंने 1802 में अपनी पुस्तक लिखी थी। 1802 में अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? रिमार्क्स ऑन करेंसी। रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स। इसको बुक को या बुक के नीचे अंडरलाइन कर लेना। रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स। इसका हिंदी में नाम है मुद्रा और वाणिज्य पर टिप्पणी। हिंदी में नाम लिख लीजिए इसका, मुद्रा
2 में डेविड रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत के बारे में अपनी विचारधारा रखी। रिकार्डो जो कि फेमस अर्थशास्त्री हैं, डेविड रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत के बारे में अपनी विचारधारा रखी और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्ताव